उद्यान, ये वर्तमान समय में इसका नाम हो गया है। इसकी जो स्थापना है, ये आपसे प्रश्न पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपका जवाब होगा सर ये 1935-36। अगर दोनों में से चूज करना होगा तो 1936 ईस्वी याद रखेगा, लेकिन 1935-36 इनका ऑफिशियल लिखा हुआ है। कहां पर है, तो आपका जवाब होगा कि सर यह नैनीताल में है, और नैनीताल कहां, तो भारत का उत्तराखंड राज्य में है। यहां तक तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इसके पहले किस नाम से जानते थे, तो आप याद रखिएगा कि इसका पुराना नाम, ध्यान दीजिएगा कि इसे हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते थे, और प्रश्न में आपका दिया ही है जिम कॉर्बेट, तो दोनों मतलब इसका वर्तमान समय में कुल 3 नाम हो गया। सबसे पहला नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था, हैली राष्ट्रीय उद्यान के बाद इसका नाम आपका क्या रखा गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बाद इसका नाम क्या रखा गया, तो उसके बाद इसका नाम है वर्तमान समय में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा आपसे पूछेगा कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कहां घोषित किया गया था, तो याद रखना भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी इसी में घोषित हुआ था। तो एक पॉइंट और याद रखेगा कि भारत का पहला जो है टाइगर रिजर्व जो है वो इसी में घोषित किया गया था। और इसके अलावा यह बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास भी माना जाता है। इस बात को जरूर याद रखेगा कि इसके बारे में यही क्वेश्चन आपसे आता है कि यह बंगाल टाइगर, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास का नाम बताओ। तो बंगाल टाइगर का जो प्राकृतिक आवास है ये आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब इतनी चीजें अगर आप कनेक्ट कर लोगे तो आप मेरा यकीन मानो इसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि बताओ इससे कौन सी नदी होकर के गुजरती है, तो रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है। इसीलिए उत्तराखंड सरकार तात्कालिक वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इसका नाम ही बदल करके कर दिया गया, क्या, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। बस इतनी ही बात आपको ध्यान देना है, ये एकदम परफेक्ट, एकदम सही, राइट। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ। प्रश्न पूछ रहा है कि बताओ ये कहां पर स्थित है केबुल लामजाओ। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है असम में है, मेघालय में है, मणिपुर में है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या ये मिजोरम में है। आप सभी को इसका एकदम सही राइट जवाब बताना है, आप सभी एकदम सही बताएंगे। तो सबसे पहले याद रखना कि अगर ये कहां पर है तो आपका जवाब हो जाएगा मणिपुर, और मणिपुर के अंतर्गत ये सबसे जरूरी चीज जो आपसे पूछता है वो है लोकटक झील का हिस्सा है, का हिस्सा है। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ये वाली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि केबुल लामजाओ निम्नलिखित में से किस झील का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, तो आपका जवाब होगा लोकटक झील का ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आप ध्यान देना, जो संकटाग्रस्त संघाई वो उसका एकमात्र प्राकृतिक आवास, तो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि संगाई हिरण, और ये आप याद रखिएगा कि वर्तमान समय में संकटाग्रस्त श्रेणी में है, इसलिए ये ज्यादा चर्चा में भी है और ये ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो इसका आप याद रखिएगा कि यह इसका एकमात्र क्या माना जाता है, एकमात्र इसका प्राकृतिक आवास माना जाता है। आप इसको भी एकदम अच्छे से एकदम परफेक्टली ध्यान रखेंगे, ठीक। तीसरी बात याद रखिएगा कि ये एक तैरते हुए द्वीप के लिए प्रसिद्ध है केबुल लामजाओ। किसके लिए जानते हैं, फुमदी के लिए। यह फुमदी जो है ये एक तैरता हुआ द्वीप है, तो इसके अंतर्गत एक तैरता हुआ द्वीप है। अब प्रश्न आपसे कह रहा है ये जो तैरता हुआ द्वीप है उसका नाम क्या होगा, तो फुमदी द्वीप याद रखना, और ये अच्छे से याद रखना, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, फुमदी द्वीप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये बहुत वैल्यूएबल चीजें हो जाएंगी, आप इसको जरूर नोट कर लेना, ठीक है। अब एक प्रश्न है कि जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो प्रश्न तो इसकी स्थापना से भी आ सकता है, तो इसको 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान जो है कि का दर्जा दिया गया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो 1977 ईस्वी में इसको क्या दिया गया, तो याद रखना इसे प्रदान किया गया है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, यह इसको प्रदान किया गया है। आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो अब देखो यहां से मणिपुर मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर सी आप एकदम सही लगा दीजिए, और इसके साथ पूरे महत्वपूर्ण चीजें आप नोट भी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न क्या कह रहा है, एक सींग वाले गैंडे, वन हॉर्न रैनो की बात कर रहा है, कह रहा है कि के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। एक सींग के गैंडे के लिए सबसे फेमस, सबसे चर्चित, सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान का आप नाम बताओ। सब लोग बताओ, कमेंट करो। मानस है, काजीरंगा है, दुधवा है, या सिमलीपाल है, आप बताओ किसको बताओगे। तो आप जानते हो जो भी है वो भारत के किस राज्य में है, तो आप याद रखना जो भी है वो भारत के असम राज्य में स्थित है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में क्या हो जाता है कि आप जानते हो इसको सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, 1974 ईस्वी में, मतलब 1974 ईस्वी में इसको प्रदान किया गया था। क्या, तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का मिला हुआ था दर्जा। इससे भी खतरनाक एक क्वेश्चन, चलो यहां तक भी आपने रट्टा मार लिया, मैंने माना कि आपने मार लिया। एक क्वेश्चन कर रहा है, आप जानते हो यूनेस्को के अंतर्गत यह विश्व धरोहर स्थल घोषित हो गया, तो इसकी बहुत विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए 1985 ईस्वी में इसको यूनेस्को
यूनेस्को ने कहां शामिल कर दिया था? तो इसको यूनेस्को ने शामिल किया था विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था, या विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। यह भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और याद रखिएगा, विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे कहां पर मौजूद है? तो यहीं पर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं रेड से लिख देता हूं कि विश्व के, ध्यान रखना, विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे, एक सींग वाले वाले क्या हो रहा है भाई, वाले गैंडे यहीं पर पाए जाते हैं। ये पॉइंट एक बार फॉरेस्ट गार्ड में आता है, बहुत खतरनाक, वहाँ ईवीएस का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब जानते हो ये फेमस ज़्यादा किसके लिए है? एक सिंह का गैंडा तो ठीक है, इसके अलावा यहाँ हाथी, जंगली भैंस और दलदली हिरण ये भी पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर हाथी पाई जाती है, इसके अलावा यहाँ पर जंगली भैंस पाई जाती है, और यहाँ पर दलदली हिरण भी आपके क्या है? तो दलदली हिरण भी पाए जाते हैं। आपको इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो अब आप सभी लोग असम अब कहां पर बताओगे, या आप मैक्सिमम का जवाब कहां पर आया होगा? तो आप मैक्सिमम का जवाब काजीरंगा आया, और जितने लोगों ने काजीरंगा जवाब दिया सभी का जवाब एकदम सही, एकदम परफेक्ट, एकदम राइट हो गया। अब आप चाहो तो यहां स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलेंगे हम लोग अगले क्रम की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते रहो, हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, बताओ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपसे प्रश्न कह रहा है कि एक सेकंड, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? डेजर्ट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट है, हेमिस नेशनल पार्क है, या गिर नेशनल पार्क है? आपको बताना है। प्रश्न सीधा सा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो निश्चित तौर पर आप सभी का जवाब यहां पर आएगा ही आएगा, हेमिस नेशनल पार्क। अब अगर हम हेमिस नेशनल पार्क के संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये कहां पर है? तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि सर यह केंद्र शासित, कहां पर? तो यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आपका क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात याद रखिएगा कि आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता है ना कि चूंकि देखो यहां प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे बड़ा तो क्षेत्रफल, तो जानते हैं 4400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो आपको यह ध्यान देना है कि यह लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में ये आपका क्या? तो से अधिक क्षेत्र में ये आपका फैला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए, तो भी आपको याद रखना है कि यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? तो ऊंचाई पर स्थित, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है। आप ये भी पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में जानते हो क्या? यहां मुख्य रूप से कौन पाया जाता है? तो यहां मुख्य रूप से हिम तेंदुए पाए जाते हैं। आप याद रखना, जिसको जो है कि रातों का भूत भी कह करके पुकारा जाता है। तो यहां मुख्य रूप से कौन पाया जाता है? हिम तेंदुए पाए जाते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, और यहां किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहां ठंडा मरुस्थल है। ये आप जरूर याद रखना। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है जलवायु को लेकर के, तो यहां रखना है कि यहां पर ठंडी मरुस्थल आपकी क्या है? तो यहां ठंडी मरुस्थल पाई जाती है, हेमिस नेशनल पार्क। अब इतनी चीजों को अगर आप नोट डाउन कर लोगे, मैक्सिमम चीजें आपके लिए कवर हो जाएंगी। आओ क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई शेरों, एशियाटिक लायंस का एकमात्र निवास बताओ कौन सा है, या सबसे प्रसिद्ध या मुख्य वाला कौन सा है? आपको इसका सही जवाब बताना है या राइट जवाब बताना है। ऑप्शन नंबर 1 रहा गिर राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर है, कान्हा है, या सरिस्का है। आप सभी का सही जवाब आना चाहिए। चलो कमेंट करिए। तब तक आप एक चीज ये जरूर याद रखेंगे कि ये भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिला में है। और कौन सी पहाड़ी? तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यह सौराष्ट्र की पहाड़ी में आपका स्थित है। ठीक, ये 3 बातें एकदम अच्छे से आपको क्लियर। आप याद रखिएगा कि दुनिया का इकलौता ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेर जहां पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये आपको जरूर याद रखना है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि ये जो है कि एशियाटिक या एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप जरूर याद रखना कि वो आपका हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। और मे बी आप मैक्सिमम का एकदम सही वाला जवाब आया भी है। आप सभी लोग एकदम लगभग सही जवाब दे रहे हैं। अब 2 बातें यहां से जरूर आपसे फंसेंगी। एक
ये सबसे पहले अभयारण्य घोषित किया गया था। तो 1965 में इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। सबसे पहले ये आप याद रखेंगे कि 1965 में इसको वन्यजीव अभयारण्य का क्या मिला हुआ था, दर्जा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ तो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर, तो याद रखना 1975 में उसी के अंतर्गत घोषित कर दिया गया, बना दिया गया था क्या, राष्ट्रीय उद्यान। तो 1975 ईस्वी में आपको ध्यान देना है कि इसे दर्जा दिया गया था किसका, तो राष्ट्रीय उद्यान का। याद रखना राष्ट्रीय उद्यान का दिया गया था, बहुत महत्वपूर्ण दर्जा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखेगा कि यहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये एक बार आरो यारो में पूछा तब आप में से मैक्सिमम ने गलतियां किया। अब आपको तो लगता है नॉर्मली, नहीं, यहां शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये जरूर, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक लास्ट बात आप और नोट कर लेना कि यहां शेर के अलावा क्या और भी चीजें पाई जाती हैं। हां, शेर के अलावा 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि यहां पर शेर के अलावा पक्षियों की 300 से अधिक पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। आपको यह भी पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा। तो अब आप चाहे जहां से जैसे भी घुमाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान वाला क्वेश्चन आप अगर ये वाला पढ़ रहे हो तो आप करके ही आओगे या आपसे हल हो ही जाएगा। तो अब आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा बताओ भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसकी बात कर रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व। कह रहा बताओ कौन सा है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। आपसे पूछ रहा है कि उसका नाम बताओ कौन सा है, सभी का जवाब आना चाहिए। कह रहा मन्नार की खाड़ी है, नंदा देवी है, नीलगिरी है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या ये सुंदरवन है। ये देखो बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन होगा। आपके एसएसटी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और आपके यूपीटीटी में ये 2 बार आ चुका है। आप सभी का होगा नीलगिरी जो आपका वन्यजीव जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मतलब नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यह इसका नाम है। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1986 ईस्वी में इसकी की गई थी क्या, स्थापना हुई थी। एक बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ, किन किन राज्यों में फैला, ये प्रश्न पूछता है तो 3 याद रखना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये तीनों में फैला है। मतलब मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि यह तमिलनाडु, यह केरल और कर्नाटक में आपका क्या है, तो में आपका फैला है। आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल होने वाला यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में सबसे पहले यह नीलगिरी आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल हुआ। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज आप याद रखिएगा, इसके अंदर बांदीपुर, नगरहोल और मुदुमलाई, मैं क्या क्या बोल रहा हूं कि बांदीपुर एक हो गया, इसके अलावा एक मैंने आपसे क्या किसकी बात किया, नागरहोल की बात किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, बांदीपुर, नागरहोल, और एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा मुदुमलाई। अगर मैं इन तीनों की बात करते हैं, मुदुमलाई, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये तीन के तीनों राष्ट्रीय उद्यान इसी के अंदर पाए जाते हैं या इसी के अंदर विद्यमान हैं। आप इस चीज को अच्छे से ध्यान देना। या वो 3 कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो नीलगिरी के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आप याद रखिएगा कि यहीं पर पाया जाता है डोडा बेटी चोटी, जो दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण चोटी मानी जाती है। उसके बारे में भी याद रखेंगे, जो नीलगिरी संबंधित है। अब ये बहुत वैल्यूएबल हो गया, आप यहां स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर ले लिया स्क्रीनशॉट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 पढ़िए। कह रहा जंगल बुक की प्रेरणा किस उद्यान से मानी जाती है या ली गई मानी जाती है। जो जंगल बुक आप पढ़ते हो, आपसे प्रश्न पूछ रहा है, बताओ कहां से ये ली गई मानी जाती है। आपको इसका सही जवाब बताना है या आपको इसका राइट जवाब बताना है। चलिए सभी लोग बताएगा। कह रहा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। आप सभी को एकदम सटीक, एकदम सही जवाब बताना है। आप सभी लोग जरूर बताएगा। चलिए, सभी का एकदम सटीक जवाब, एकदम राइट जवाब आना चाहिए। लेकिन देखिए, आप सबका जवाब थोड़ा स्लो मोशन में आ रहा है। अरे दोस्त, एक बात याद रखेगा, फॉर्म भरा जाने लगा है, ये आपके माइंड में चलना चाहिए कि अब एक एक दिन कम हो रहा है। देखो, अगर आप कहीं पर भी सफलता चाहते हो, यूपी टेट आगे आप कहीं पर भी, तो जिंदगी में 3 चीज आपके लिए बहुत अहम है। एक, अनुशासन।
आप याद रखो, पढ़ना है तो वो आपकी दिनचर्या अनुशासित होनी चाहिए। दूसरा, कंटिन्यूटी, रोज सही समय पर आओ, सही समय पर आप पढ़ाई करो। और तीसरा, सही कंटेंट। और ये तीनों अगर जिस विद्यार्थी के जीवन में है, साल 2 साल ही लगता है उसको सिलेक्शन लेने में, आप इस बात को याद रखना। और नहीं तो आप लापरवाहियां आपकी लाजमी है, होती रहती हैं और आप करते रहते हो, इस बात को जरूर याद रखना। आपका भविष्य है, आप जानो। कह रहा जंगल बुक की प्रेरणा किस उद्यान से ली गई मानी जाती है? सभी लोग इसका सही जवाब बताएंगे। तो आप में से जितने लोगों का जवाब आ रहा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सभी का जवाब एकदम सही, परफेक्ट, एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? बी। और मैं आपको ये बताऊं, ये आपके यूपीटीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये अभी हाल ही में पुरस्कारों के कारण चर्चा में भी था, तो ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है। आप इसके बारे में याद रखना कि ये कहां पर, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। सबसे पहले इसके बारे में आपको क्या ध्यान देना है कि ये मध्य प्रदेश, याद रखना, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कहां पर मौजूद है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर आपका यह क्या है? तो यह सीमा पर आपका महत्वपूर्ण रूप से स्थित है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे कहता है ना कि बताओ इसकी स्थापना कब हुई? 1975, 1975 ईस्वी में इसकी की गई थी क्या स्थापना। तीसरी बात, आप एक चीज और याद रखिएगा कि जंगल बुक यहां से हो गया। आप एक चीज याद रखिएगा, मोगली लैंड के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसी के बारे में याद रखना कि इसको मोगली लैंड के नाम से भी, मोगली लैंड के नाम से भी ये आपका क्या है? प्रसिद्ध है। अगर आपसे कभी कह दे कि निम्नलिखित में से किसको, किस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। या आपको याद, यहां से पेंच नदी होकर के गुजरती है, जो राष्ट्रीय उद्यान को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी। तो याद रखिएगा कि पेंच नदी जो है, पेंच नदी इसका ये करती है इसका विभाजन। और इसका विभाजन किन 2 भागों में करती है? तो याद रखना है कि यह पूर्वी में करती है, यह पूर्वी और पश्चिमी में इसका करती है क्या? विभाजन। ये भी पॉइंट आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, या अच्छे से। अब एक चीज और, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कह करके पुकारा जाता है। या अगर हम इसकी बात करते हैं तो इंदिरा पेंच राष्ट्रीय या इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान किसको आप कह करके पुकारते हो? तो ये आपको ध्यान रखना कि इसी को कह करके पुकारा जाता है। राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी। अब आना चाहिए। चलिए ठीक, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। कह रहा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं रखा हूं कि निश्चित तौर पर अगर आप थोड़ा सा अगर वो करते हो तो मतलब कि अगर थोड़ा सा अगर आप सही से अगर आज पढ़ते हो तो आज बहुत कुछ लेकर के जाओगे। कह रहा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गुंडई राष्ट्रीय उद्यान है, साउथ बटन आइलैंड है, कैंपबेल है, या सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है? आप सभी का सही जवाब आना चाहिए। तो एकदम क्लियर आपका जवाब होना चाहिए कि जो सबसे छोटा है इसका नाम है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कहां पर मौजूद है? सबसे पहला प्रश्न तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि ये अंडमान, कहां? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आपका क्या है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। एक चीज ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना इसकी स्थापना ये 1987 ईस्वी में हुई थी। तीसरा, इसके बारे में सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि इसका विस्तार पूछता है, और यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका विस्तार 0.03 वर्ग किलोमीटर में ये इसका विस्तार है, या सिर्फ इतने में ही ये फैला हुआ है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब किसके लिए? तो याद रखना कि ये ड्यूगोंग, जिसको आप समुद्री गाय बोलते हैं, और डॉल्फिन, ये दोनों के लिए प्रसिद्ध है, और ये बहुत एग्जाम में आता है। आपको ये जरूर याद रखना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ड्यूगोंग, याद रखना ड्यूगोंग, जिसको आप क्या बोलते हो? समुद्री गाय। और आपको ध्यान देना है कि ये डॉल्फिन, समुद्री गाय और डॉल्फिन के लिए ये आपका क्या है? तो इसके लिए यह आपका महत्वपूर्ण रूप से प्रसिद्ध है। इन दोनों को आपको एकदम अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि तटीय क्षेत्र में क्या पाई जाती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलग से प्रश्न आता है। तब आप बताओगे सर इसके तटीय क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, या यहां पर प्रवाल भित्तियों का विस्तार है? मार साहब लोग तो आप थोड़ा और अच्छे से करना, आपके लिए ज्यादा रिस्की है। और रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का ये एक हिस्सा माना जाता है प्राचीन समय से। आप इसको जरूर याद रखेंगे। तो राइट जवाब ऑप्शन बी, साउथ बटन आइलैंड, एकदम सही।